हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 13.2 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली इस पुस्तक की अंतिम प्रश्नावली भी है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। ए नंबर में है सेबों का मूल्य। हमें इस तरह से डेटा दिया गया है, यहाँ पे सेबों की संख्या है और यहाँ पे उसके मूल्य दिए गए हैं। एक सेब का दाम है 5 रुपया, 2 सेब का जो है 10 रुपया, 3 सेब का 15 रुपया, 4 सेब का 20 और इस तरह से 5 सेब का जो है 25 रुपया। इसे हमें आलेख में दिखाना है, तो इसका आलेख हम इस तरह से बनाएंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। सबसे पहले नीचे में हमने क्या मेंशन किया है, सेबों की संख्या जो कि एक्स अक्ष पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स अक्ष को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सेबों की संख्या हमने लिखी है 1, 2, 3, 4, 5। हर दो घर के बाद हमने ये नंबर को जो है मेंशन किया है। और वाई अक्ष जो ऊपर की ओर होता है वर्टिकल, यहाँ पे हमने मूल्य लिखा है रुपयों में। यहाँ पे मूल्य जो है दिया गया है। ये हमारा मूल बिंदु होगा 0। यहाँ से यहाँ तक जो है हमने लिखा है 5 रुपए, फिर 10 रुपए। हर दो घर के बाद 5-5 हमने बढ़ा दिए हैं। ये 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं वापस। एक सेब का दाम कितना है, 5 रुपया। तो हम पहले सेब के पास चलेंगे। ये रहा पहला। एक सेब का दाम कितना है, 5 रुपया है। तो 5 कहाँ पे है, इसके ठीक सामने जो 5 दिख रहा है यहाँ पे आप डॉट लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दिया है कि 2 सेब का दाम जो है 10 रुपया है, तो 2 के सामने चलेंगे और 10 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। 3 सेब का दाम हमें दिया गया है 15 रुपया, तो 3 के ठीक सामने चलेंगे इस लाइन पे और 15 तक चलेंगे। यहाँ पे 15 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये रहा 15, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे आपको डॉट लगा लेना है, यानी कि बिंदु डाल देना है। 4 सेब का दाम जो है 20 रुपया है, तो ये 4 है। इसके ठीक सामने वाले लाइन पे चलते चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है 20 दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप बिंदु बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 5वां सेब, तो 5 सेब का मूल्य हो जाता है 5 पचे 25 रुपया। तो यहाँ पे आता है 25, देखिएगा आप ध्यान से, बल्कि और यहाँ पे आ रहा है, ये रहा 25, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो है आप डॉट लगा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो है इसे स्केल की मदद से आप इसे मिलाते चले जाएंगे। तो मूल बिंदु से इसे मिला लीजिएगा इस तरह से, एक ही स्केल में रखते हुए खींच देते हैं इसे। चलिए आगे और थोड़ा सा रह गया है, इसे भी इसी सीध में रखते हुए खींच देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है इस तरह से हल हो जाता है। यहाँ पे सेबों की संख्या और उसका जो मूल्य है रुपये में, इसे हमने आलेख के द्वारा यहाँ पे दर्शा लिया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी में। 1 का बी में आप देखेंगे कार द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे ये जो बॉक्स में हमें डेटा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आलेख बनाना है। यहाँ दूरी दी गई है 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। समय जो है घंटों में दिया गया है। 6 बजे 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, 7 बजे 80 किलोमीटर, ठीक 40 किलोमीटर और बढ़ जाता है। फिर अगले 1 घंटे यानी कि 8 बजे पहुंच जाता है 120 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी 40 और बढ़ जाता है। फिर अगले 1 घंटे में 9 बजे जो है वो पहुंच जाता है 120 में 40 मिला दें तो 160, यानी कि हर घंटे उसकी जो स्पीड है वो सेम टू सेम है। हर घंटे 40-40 किलोमीटर की वो दूरी तय करते जा रहा है। और कुल मिला के उसकी जर्नी जो है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हुई है, तो 7, 8, 9, है ना। तो इस तरह से जो है वो 4 घंटों में कुल मिलाकर जो है 40-40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 160 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। तो आइए सबसे पहले इसका एक आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए हमने जो ग्राफ कॉपी तो नहीं था, तो हमने स्क्वायर कॉपी जो होता है उसकी मदद ली है। यहाँ पे हमारा ये मूल बिंदु है, दोनों अक्ष यहाँ पे आके मिलते हैं। एक्स अक्ष पे यहाँ पे जो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल अक्ष होता है, यहाँ पे हमने समय दिखाया है घंटों में। ये 6 बजे पर आता है यहाँ से 2 घर की दूरी पे,
और फिर अगले 2 घर की दूरी पे 1 घंटा और बढ़ता है 7 बजे, फिर अगले 2 घर की दूरी पे 8 बजे, फिर अगले 2 घर की दूरी पे 9 बजे। ठीक है, तो 2-2 इकाई का हमने 1-1 घंटा यहाँ पे बनाया है। और साथ ही जो ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल लाइन है वाई अक्ष के तौर पे, यहाँ पे हमने मूल बिंदु के ठीक 2 घर ऊपर 40, उसके 2 घर ऊपर 80, उसके 2 घर के ऊपर 120 और उसके 2 घर के ऊपर में 160 मेंशन किया है। तो यहाँ से यहाँ जब ये 40 है तो इसके बीच वाला जो लाइन होगा, ये वाला जो होगा वो 20 मेंशन करेगा। यहाँ 40, यहाँ 80 है तो बीच वाला जो है 60 को मेंशन करेगा। इसी के आधार पे हम इस आलेख को बनाएंगे। 6 बजे जो है वो दूरी तय करता है, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो ये तो 0 था, 6 बजे आप देखेंगे 40 किलोमीटर की दूरी तो यहाँ तक पहुंच जाता है। इसी तरह से 7 बजे वो 80 किलोमीटर पहुंच जाता है, तो 7 बजे के ठीक सामने चलिए 80 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, 8 बजे यहाँ है, ये लाइन के ठीक ऊपर चलिएगा, वो 120 किलोमीटर पहुंच जाता है, तो 120 के ठीक सामने ये होगा। देखिए यहाँ से 120 है ना, आपको नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए फिर से एक बार, ये 8 बजे है ना, इसके इस लाइन के ठीक सामने ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएंगे? 120 किलोमीटर तक जाएंगे। तो ये रहा 120 किलोमीटर। और उसके बाद 9 बजे पराता जो है वो 160 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस लाइन पे सीधा बढ़ते हुए यहाँ पे जो है आप 160 तक पहुंच जाते हैं, 160 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप डॉट बना लेंगे। और इस तरह से जो है अब हम इसे स्केल से पहले मिला लेते हैं। मूल बिंदु से होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी जो है 9 बजे तक में पूरी हो चुकी है कार के द्वारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने जो है रेखा भी खींच ली है, सबको मिला लिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, इसका भी उत्तर हमें देना होगा। क्या प्रश्न है, आइए बुक में देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या है, 1 नंबर में 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 7:30 से 8 के बीच हमें बताना है। तो 7:30 तो यहाँ पे मेंशन नहीं था, तो देखिए ये 7 और ये 8 है, तो बीच वाला क्या हो गया? ये 7:30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि 7:30 से 8 के बीच उसने कितनी दूरी तय की है। तो देखिए पहले 7:30 वाले को देखिए, 7:30 बजे वो कहाँ पहुंचा था, तो इसको इस तरह से मिलाते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। इसको पेंसिल से हम मिला देते हैं। ठीक है, ये 7:30 बजे का समय है और इसने दूरी कितनी तय की है पता है आपको? यहां देखिएगा आप, ये 80 और ये 120 है, 40 का अंतर है। तो यहाँ पे 80 में 40 का आधा कर दीजिए, 20 बढ़ेगा, यानी कि ये 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। कितना बजे तक? 7:30 बजे तक। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो बिंदु है हमारा, ये है 7:30, जो समय को दर्शा रहा है 7:30। और 7:30 में जो है ये इसने कितनी दूरी तय की थी? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, और 8 बजे की अगर बात करें तो 8 बजे की डेटा जो है आपको ऑलरेडी क्लियर है। 8 बजे जो है उसने दूरी तय किया था, 8 बजे जो है उसने दूरी तय की थी, कितना? 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 7:30 से 8 के बीच आप देख सकते हैं कि आधा घंटा में यहाँ पे 100 पे था और यहाँ पे 8 बजे जो है वो 120 किलोमीटर कर लेता है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की 7:30 से 8 के बीच में? तो आप कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। 7:30 बजे जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था और 8 बजे जो है वो 120 किलोमीटर तक पहुंचता है, यानी कि 20 किलोमीटर आगे चला जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? पहला का 20 किलोमीटर। क्या होगा? 20 किलोमीटर। इसी में दूसरा प्रश्न है, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या थी? तो हमने अभी अभी देखा था कि कार ने जब 100 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, यहाँ पे देखिए ये 80 था, ये 120 था, इन दोनों के बीच में 80 और 120 का फासला होता है 40 का। तो यहाँ पे ठीक बीचों बीच 20 का फासला होगा, यानी कि 80 और 20 कितना हो गया? 100। और 100 किलोमीटर की दूरी उसने कितना बजे तय की थी? ये था हमारा 7 बजे का और यह है 8 बजे का, तो इसके बीचों बीच 7:30 बजे होगा। तो वही 7:30 बजे तो 100 किलोमीटर की दूरी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 7:30, यानी कि 7:30 बजे पर आता, सुबह का ही समय है ना। हाँ,
प्रातः आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी हल हो जाता है। सी नंबर में देखते हैं, सी नंबर में क्या कहता है, जमा धन पर वार्षिक ब्याज। तो यहाँ पे जो है जमा धन दिया गया है कि 1000 अगर आप जमा करते हो तो उस पे जो है वार्षिक ब्याज जो है 80 रुपया मिलता है, 2000 पे 160 रुपया मिलता है, 3000 पे 240, 4000 पे 320 और 5000 पे जो है 400 रुपया जो है ब्याज मिलता है। यानी कि ब्याज कांस्टेंट ही है। देखिएगा 1000 पे 80 है तो 2000 पे 80, 80 कितना हो गया 160। ठीक है, और 3000 में फिर 80 बढ़ जाता है, 160 में आप 80 को जोड़ोगे तो 0 8 6 14 के 4 बाकी है, एक 240 हो जाता है। फिर 240 में 80 आप जोड़ोगे तो 4000 में वो 320 हो जाता है, और इस तरह से 320 में आप 80 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, जो अगले 1000 यानी कि 5000 पे ये होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे 1000 बढ़ेगा, 1000 से 2000 होगा तो वैसे वैसे 80-80 रुपया जो है आपका जो ब्याज है वो भी बढ़ता जाएगा। हर एक 1000 पे जो है 80 रुपया ब्याज मिल रहा है। चलिए तो आइए इसे हल करते हैं, बहुत आसान है। तो जैसा कि अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें इसे बनाना होता है। यहाँ पे हमने नीचे की तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये बाएं से दाएं, ठीक है, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ पे हमने जो है जमा धन रुपए में मेंशन किया हुआ है, ये हमारा मूल बिंदु है 0, दोनों अक्ष यहाँ पे आके मिल रहे हैं, और 2-2 यूनिट पे हमने 1-1000 जो है बढ़ाकर लिखा है। यहाँ पे है 2000 तो 2 घर और आगे बढ़ के जाएंगे, यहाँ पे है हमारा 1000, उसके बाद यहाँ पे 2000, ये 3000, ये 4000 और ये 5000, ये हमारा जमा धनराशि है। और इसके ऊपर में जो साधारण ब्याज मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है, वो इस तरह से है। देखिए हमने इसी तरह से बढ़ा के लिखा है, 0 के बाद 80, फिर 160, फिर 240, 320 और ये 400। हमने भी जो यहाँ पे डिफरेंसेस बनाए हैं वो 80-80 का ही गैप लिया है, नहीं तो ग्राफ काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उसे कैमरा में जो है कवर करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बड़ा ग्राफ है, और ये कॉपी में जो स्क्वायर बने हैं काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, चलिए तो 1000 जो धनराशि है उस पर कितना ब्याज दिया है आप किताब में भी देख सकते हैं, 80 रुपया ब्याज होता है। कितना होता है, 80 रुपया मिलता है। तो यहाँ पे है 1000 का, ये देखिए 80 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से 2000 में जो ब्याज है वो 160 रुपया हो जाता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3000 में ब्याज बढ़ के जो है 240 हो जाता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 4000 पे अगर आप देखेंगे तो ये 320 रुपया जो है ब्याज मिलता है, तो ये 320 रुपया यहाँ पे होगा, आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये कहाँ पे है, 4000 के ठीक ऊपर और 320 के ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि 4000 पे जो है 320 रुपया ब्याज मिलता है। इसी तरह से 5000 पे आप देखो, 5000 पे जो है कुल मिला के 400 ब्याज मिल रहा था, तो ये जो है हमारा 400 ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आप देख सकते हो 400 के ठीक सामने यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, इस जितने भी बिंदुओं को हमने बनाया है उन सबको हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आपका आलेख जो है यहाँ पे बन के हो चुका है तैयार। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं, तो आइए चलते हैं वापस बुक में। तो देखिए बुक में क्या कहता है, पहला है क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही मूल बिंदु से होकर गुजरता है, यानी कि जैसे जैसे जो है रुपए बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ब्याज भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। ठीक है, उसके बाद है दूसरा में आलेख से 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2500 रुपए का फिगर हमें दिया नहीं गया था, लेकिन 2000 और 3000 का हमें पता है। तो देखिए जब ये 2000 है और ये 3000 है तो ये वाला क्या होगा, यहां से यहां तक में 1000 का गैप है ना, 2000 से 3000 1000 का गैप है, तो इसका आधा कितना होगा 500। तो ये जब 2000 है तो ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा 2500, क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है, और 2500 के ठीक ऊपर आप इस तरह से पहले स्केल की मदद से खींच लीजिए, यहां तक आप पहुंच रहे हैं 2500 में, और इसका जो है फिर आप जो ब्याज मिल रहा है उस तरफ से भी एक इस तरह से लाइन आप खींच दें यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ तक में 160 है, यहाँ तक में 240 है, इन दोनों के बीच में 80 का गैप है, लेकिन ये ठीक यहाँ पे बीचों बीच ही पहुंच रहा है। तो 80
का आधा कर दीजिएगा, 40 हो जाएगा, तो 160 और 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि 2500 पे जो ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 200 रुपये, 200 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये की धनराशि पे जो है 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ तीसरा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। क्या कहता है कि 280 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जो है वो जमा करना होगा। इसी को उल्टा करके पूछ दिया है कि अगर हमें 280 रुपया ब्याज चाहिए तो कितना पैसा जो है हमें जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना होगा। तो 280 रुपया के लिए देखिए यहाँ पे ये 240 है और ये 320 है। तो यहाँ से यहाँ तक में चूंकि 80 का गैप है, 240 और 320 के बीच 80 का गैप है, तो इन दोनों के बीच जो है सिर्फ अब 40 का गैप रह जाएगा। तो 240 और 40 मिलके कितना हो जाएगा, 280। तो ये हमारा हो गया 280 रुपया, यहाँ पे ब्याज है। तो इसको हम पहले स्केल से क्या करते हैं, इस तरह से पहले मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुंचेंगे हम यहाँ पे, और अब हम यहाँ से नीचे की तरफ भी एक लाइन खींचेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जमा धनराशि कितनी होनी चाहिए हमारी। तो पहले एक लाइन खींच के यहाँ तक आ जाइए। आप इस बिंदु पे पहुँचते हैं, कहाँ पे, इस बिंदु पे पहुँचते हैं। स्केल थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सही से आप खींचिए। ठीक है, तो आप जो है इस बिंदु पे पहुंच रहे हैं जो कि 3000 और 4000 के ठीक बीचों बीच है। तो 1000 का गैप इन दोनों के बीच में था, तो बीचों बीच 500 का गैप होगा, तो 3000 और ये 500 कितना हो जाएगा, 3500। यानी कि अगर आपको जो है 280 रुपया ब्याज चाहिए तो आपको 3500 रुपये जो है जमा करने होंगे। ये वाला जो बिंदु है वो दिखाता है 3500 जमा करना होगा 280 रुपया ब्याज लेने के लिए। क्लियर है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कहाँ पे, बुक में ही लिखते हैं कि यहाँ पे आपको जो है 3500 रुपया जमा करना होगा धनराशि के रूप में, ताकि आपको 280 रुपया ब्याज मिल सके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को कर लिया है हमने हल, ए, बी और सी को। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। तो यहाँ पे हमें डेटा इस तरह से दिया गया है। वर्ग की भुजा जो है सेंटीमीटर में दी गई है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और इन सब का जो परिमाप है कुछ इस तरह से, 2 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा जो है उसकी परिमाप आई है 8, 3 वाले की 12, 3.5 का जो है 14, 5 का 20, और अगर वर्ग की भुजा 6 है तो उसका परिमाप 24 दिया गया है। इसे हमें आलेख के द्वारा दर्शाना है। तो आइए इसके लिए भी वही जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं काफी आसानी से, वही ग्राफ यहाँ पे भी हम आलेख जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा x अक्ष है। ठीक है, x अक्ष पे हमने क्या लिखा है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में। ये हमारा मूल बिंदु है जो कि 0 है। यहाँ से हर 2-2 यूनिट पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर को मेंशन किया हुआ है। अगर हमें 3.3 दिखाना है तो कहाँ पे जाएंगे, अगर हमें 3.5 दिखाना होगा तो हम 3 और 4 के बीच में जाएंगे और इसके बीचों बीच हो जाएगा 3.5 यानी कि 3.5। ठीक है, और यहाँ पे परिमाप जो है सेंटीमीटर में हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष में यानी कि वाई अक्ष पे दिखाया है, जो वर्टिकल अक्ष होता है। यहाँ पे हमने परिमाप सेंटीमीटर में लिखा है और इसकी यूनिट जो है हमने 4-4 के गैप पे लिया है। देखिए ये 0 है तो ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8-2 10, है ना, और ये हो जाएगा 12-2 14। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि काफी आसानी से जो है हम इसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले आते हैं, जो दिया गया है हमें क्वेश्चन में क्या है कि 2 सेंटीमीटर वर्ग के भुजा का जो परिमाप है वो 8 है, 2 का 8। ठीक है, चलिए तो 2 का 8 के लिए हम कहाँ जाएंगे, 2 पे जाएंगे और 2 के ठीक सामने 8 सेंटीमीटर आपको कहाँ पे दिख रहा है वहां पे हम जाके बिंदु बनाएंगे। ये 2 सेंटीमीटर हो गया और इसकी जो परिमाप है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ठीक 8 के सामने हमने डॉट बनाया है, बिंदु को बनाया है। उसके बाद 3 के सामने हमें दिया गया था कि 3 सेंटीमीटर अगर वर्ग की भुजा है तो उसकी परिमाप जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो 3 से सीधे चलते हुए हम कहाँ तक पहुंचेंगे,
12 तक पहुंचना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये 12 है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हमें जो है 3.5 का भी दिया गया है कि अगर 3.5 होगा तो 14 सेंटीमीटर तक हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पे 3.5 कहाँ पे आएगा, हमने आपको बताया भी था कि 3.5 जो है हमारा 3 और 4 के ठीक बीचों बीच आएगा। ठीक है, ये वाला, ये हमारा 3.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं बनाना था हमें, जस्ट ये आपको बताने के लिए मैंने बनाया है। तो 3.5 जब वर्ग की भुजा है तो उसका परिमाप कितना होता है, 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसके ठीक इस लाइन में हम सीधा चलेंगे। यहाँ पे हम पहुँचते हैं 12 पे, और ये है हमारा 16, यानी 4 का गैप है, तो इसके आधा पे ही 2 का गैप हो जाएगा। तो 12 2 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे हम 14 सेंटीमीटर तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद जो हमें डेटा दिया गया है कि 5 में 20 पहुँचते हैं। जब वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप जो है 5 के ठीक सामने आप चलते चले जाइएगा 20 तक, तो ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको इस तरह से डॉट बना लेना है। उसके बाद फिर दिया है 6 सेंटीमीटर रहने से 24 सेंटीमीटर जो है उसका परिमाप होता है। तो ठीक 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है, इसके सामने ऐसे चलते जा रहे हैं, कहाँ तक हमें जाना है, 24 तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे आए तो ये 20 है, और ये वाला जो भाग है यहाँ पे जो है ये 24 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 24 यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, और अब जो है आप एक एक करके सारे को क्या करेंगे, स्केल की मदद से जो है मिला लेंगे। ठीक है, तो आइए इसे मिलाते हैं, मजा आ रहा है ना। तो आइए इसे इस तरह से हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इस आलेख को। इसकी शुरुआत होती है 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग से, जिसका परिमाप 8 सेंटीमीटर था, और इस तरह से जो है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये हमने क्लियर कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि जहाँ 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग की भुजा है तो उसका परिमाप है 8 सेंटीमीटर, और जहाँ 3 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है तो परिमाप है 12 सेंटीमीटर, 3.5 है तो उसका परिमाप है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या था 5 सेंटीमीटर अगर माप है तो उसका परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर है, और अगर 6 सेंटीमीटर जो है उसकी भुजा है तो उसका परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर है। इस तरह से भी आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 का पहला नंबर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और अब हम 2 का दूसरा नंबर हल करेंगे। यहाँ पे हमें एक प्रश्न भी पूछा है कि क्या यह एक रैखिक आलेख है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल ही कांस्टेंट सीधा एकदम लाइन बन रहा है। चाहे तो आप इसे जो है मूल बिंदु से भी मिला सकते हैं, और इस तरह से हम कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल जो है एक रैखिक आलेख है, क्योंकि एक सरल रेखा का निर्माण यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एकदम सीधा लाइन है, तो ये रैखिक आलेख होगा। तो इसका क्या उत्तर होगा, हाँ। ठीक है, चलिए अब इसी का दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे भी हमें वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दी गई है, और उसका क्षेत्रफल इस बार दिया गया है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यानी वर्ग सेंटीमीटर में है। तो कुछ इसी तरह का जो है आलेख यहाँ पे भी हमें बनाना है। एक एक करके आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जब इसकी भुजा जो है 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर। तो इसे आप पहले समझ लें कि किस तरह से हमने इसे बनाना है। यहाँ पे हमने लिखी है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, जो एक्स अक्ष पे मौजूद है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा मूल बिंदु 0 है, और बाकी हमेशा की तरह यहाँ पे जो गैप है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे चाहेंगे आप तो 0.5, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5, इस तरह से ये रहेगा। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल हमने लिखा है, यहाँ पे हमने 10-10 इकाई का गैप ले लिया है। यहाँ से जो है 10, फिर ये 20, 30, 40 और 50। आप चाहें तो 5-5 का भी गैप लेके बना सकते हैं। आप समझिए, जब यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक उसका आधा हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और इस तरह से जब ये 10 और ये 20 है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमें डेटा को आगे बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जब 2 सेंटीमीटर भुजा है तो क्षेत्रफल कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर वाले में जाते हैं, और इसके सामने हमें 4 देना है। ठीक है, तो कहाँ पे आप कर पाओगे, देखो ये 0 है,
ये आपका 10 है, तो इसके बीच में क्या जाएगा 5, ठीक है। लेकिन हमें 4 दिखाना है, तो यहाँ तक में जो है 1 से लेके 5 तक को अगर आप 5 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ तक लगभग 4 आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डॉट इस तरह से बनाएंगे। 2 का कितना सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। देखिए यहाँ तक 10 था ना, तो यहाँ तक में क्या हो जाएगा 5, इससे थोड़ा नीचे आ जाइए 4। क्लियर है। चलिए, और जब 3 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो है 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो 3 के सामने आते हैं और चलेंगे 9 पे, तो ये है 10। तो 10 से क्या करेंगे, हम एक घर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ये देखिए ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक में 10। अगर 5 से 10 के बीच में छोटे छोटे 5 अंश लेते हैं तो यहाँ पे तकरीबन जो है 9 हो जाता है। लगभग में कह सकते हैं आपके यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक घर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 9 हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 3 के बाद क्या दिखा रहा है, 4 है तो 16, तो यहाँ पे देखिए 4, ठीक है। और 16 कहाँ पे आएगा, देखिए थोड़ा समझिए इसको, आप घबराइए मत। जब ये 20 है और ये 10 है तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, 15 हो गया। अब 15 से 20 के बीच में 5 घर आप लीजिए, उसमें से एक घर यहाँ पे लगभग होगा 16, ये 15 और ये 16, फिर ये 17 18 19 और ये 20 हो जाएगा। तो ये आपका 16 यहाँ पे लगभग आएगा। ठीक है, चलिए तो 4 का 16 भी हो गया। उसके बाद क्या है, 5 का 25, तो यहाँ पे देखें ये 5 है, ठीक है। 5 के ठीक सामने चलेंगे कहाँ तक, 25, ये 20 है और ये जो है आपका 30 है। तो 20 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा, 25 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आ गया। चलिए उसके बाद क्या है, 6 है तो 36, तो 6 यहाँ पे हमारा दिख रहा है, इसके ठीक सामने सामने चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ पे 40 है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं 35 होगा। और इससे एक घर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जब 35 से 40 के बीच में 5 हिस्से बांटेंगे तो पहला घर जो है 36 का ही होगा। तो यहाँ पे कुछ लगभग में डॉट आपको बनाने पड़ेंगे और इस तरह से आप धीरे धीरे आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, एक एक करके आप मिला दीजिए। उसके बाद इन दोनों को मिला दीजिए, फिर इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस आलेख में जो है एक सरल रेखा का निर्माण होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो लाइन है थोड़ा कर्व होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या यह रैखिक आलेख है। रैखिक आलेख उसी को कहते हैं जहाँ पे जो डॉट्स लगे हुए होते हैं बिल्कुल एक सीधी रेखा में होते हैं, एक समान रेखा में होते हैं। यहाँ पे आपको क्या यह एक सीधी रेखा में दिख रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ से ऐसे जाता सीधी रेखा इस तरफ कहीं होता, लेकिन ये देखिए ऐसा फिर ऐसा, थोड़ा बहुत इसमें कर्व हो जा रहा है, वक्र होता चला जा रहा है। और अगर आपको मैं 0 से इसको मिला के दिखा दूं तो आप बोलोगे कि बिल्कुल भी ये जो है सरल रेखा का निर्माण नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, अगर ये सरल रेखा का निर्माण होता तो ये इस तरह से जाता है ना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो है हमारा रैखिक आलेख नहीं, आलेख है लेकिन रैखिक नहीं है, मतलब सीधी रेखा में नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, नहीं। क्या यह रैखिक आलेख है, तो उत्तर क्या होगा कि नहीं, यह रैखिक आलेख नहीं है। और इस तरह से हमने प्रश्नावली 13.2 में दिए गए सभी प्रश्नों को कर लिया है हल। और इस तरह से हमारा ये पूरा जो मैथ का बुक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आप किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल करना चाहते हैं, आपको परेशानियां हो रही हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको क्लास 8 मैथ का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और प्रश्नावली के हिसाब से प्रश्नावली वाइज मतलब एक्सरसाइज वाइज आपको सारे वीडियो जो है एक एक करके मिल जाएंगे। 1.1 फिर 2.1 2.2 ऐसा करके सारा का सारा जो है प्रश्नावली आपको मिल जाएगा। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।